RDI एट्सेट्रा। न्यूट्रिशन की स्टडी में ये टर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है, इन टर्म्स की हिस्ट्री और कंसेप्ट क्या है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि RDA की हिस्ट्री क्या है, ये क्यों, कब और कैसे बना, RDA किस तरह से टाइम के साथ चेंज हुआ और आज के टाइम में क्या पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम DRI और उसकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। DRI के लाइव स्टेज ग्रुप्स, RDI और डेली वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं RDA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मीनिंग है कि कोई भी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में हमें रोज़ लेना चाहिए जिससे उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। RDA को समझने के लिए हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। उस समय में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का मुख्य काम था युद्ध में शामिल सैनिकों को मिलने वाले न्यूट्रिशन की जांच करना और ये देखना कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। RDA उस समय में डेवलप होना शुरू हुआ था। 1941 में इस कमेटी का नाम बदलकर फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड कर दिया गया। इस कमेटी ने अमेरिका की पॉपुलेशन के डेटा का सर्वे किया और ये बताया कि अमेरिका के आम नागरिकों को और सैनिकों को कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लेना चाहिए जिससे वो हेल्दी रह सकें। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की इस रिपोर्ट को RDAs कहा गया, मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड हर 5 से 10 साल में इस रिपोर्ट को अपडेट करता रहा। अब आप समझ गए होंगे कि RDA का क्या मीनिंग है, ये कब और क्यों बनाया गया था। अब चलते हैं 1973 में। अमेरिका की एक एजेंसी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में FDA कहते हैं। FDA फूड और ड्रग से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स की निगरानी करती है। FDA ने न्यूट्रिशन लेबल्स के लिए एक नियम बनाया। इस नियम के अनुसार न्यूट्रिशन लेबल पर %US RDA लिखा होना चाहिए जो 1968 की RDAs वैल्यू पर आधारित हो। %US RDA का मीनिंग है कि उस प्रोडक्ट की एक सर्विंग से किसी न्यूट्रिएंट की RDA वैल्यू का कितने % मिलता है। वीडियो के लास्ट में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन लेबल्स पर %US RDA लिखना ज़रूरी था, लेकिन न्यूट्रिशन लेबल ज़रूरी नहीं था। मोस्टली कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर न्यूट्रिशन लेबल प्रिंट ही नहीं करती थी। RDAs हर 5 से 10 साल में अपडेट होता रहा, लेकिन न्यूट्रिशन लेबल्स के लिए वैल्यू वही रही जो 1968 के RDA में थी। 1993 में FDA ने कुछ नए नियम बनाए। पहला नियम ये था कि अब से ऑलमोस्ट सभी पैकेजिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल प्रिंट करना ज़रूरी है। पहले न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल प्रिंट करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस नियम के अनुसार इसको ज़रूरी कर दिया गया। दूसरा नियम ये था कि अब %US RDA का नाम बदलकर %डेली वैल्यूज़ कर दिया गया, जो अब 1989 के RDAs पर आधारित हो, जिसको शॉर्ट में %DV कहा जाता है। लेकिन किसी लीगल प्रॉब्लम की वजह से दूसरा नियम लागू नहीं किया जा सका, इसलिए FDA ने नया RDI टर्म इंट्रोड्यूस किया। RDI की फुल फॉर्म है रेफरेंस डेली इनटेक। RDI भी RDA जैसा है, लेकिन इसको स्पेशली न्यूट्रिशन फैक्ट्स के लेबल पर %डेली वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। FDA ने RDI इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन ये भी 1968 के RDA पर ही बेस्ड था। FDA चाहता था कि ये RDI 1989 के लेटेस्ट RDA पर बेस्ड हो, लेकिन कुछ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से वो वैसा नहीं कर सका। 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के सजेशन पर RDAs को DRI का एक पार्ट बना दिया गया। DRI की फुल फॉर्म है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। DRI भी RDA की तरह एक न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन का सिस्टम है जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रेगुलेट करता है। 27 मई 2016 में FDA ने फिर से रूल्स में कुछ चेंज किया। FDA ने कहा कि न्यूट्रिशन लेबल्स पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो करंट RDA के हिसाब से होनी चाहिए। अभी तक सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स पर जो न्यूट्रिशन लेबल प्रिंट करती है वो 1968 के RDA के हिसाब से कर रही हैं, लेकिन 2020-21 में सभी कंपनीज
अपने न्यूट्रिशन लेवल्स को लेटेस्ट RDI की बेस पर अपडेट करेगी। FDA के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2020 तक सभी बड़ी कंपनीज को और 1 जनवरी 2021 तक सभी स्मॉल कंपनीज को अपना न्यूट्रिशन लेवल लेटेस्ट RDI वैल्यूज़ के हिसाब से प्रिंट करना होगा। अब मैं आपको ये सब शॉर्ट में बताता हूँ। 1941 में RDA डेवलप हुआ, जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड रेगुलेट करता था। बाद में इस RDA के 2 पार्ट्स बन गए, DRI और RDI। DRI को इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रेगुलेट करता है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन की अलग अलग वैल्यूज़ बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और RDI को FDA रेगुलेट करता है। ये फूड प्रोडक्ट्स पर न्यूट्रिशन लेबल्स प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं DRI के बारे में। DRI मीन्स डाइटरी रेफरेंस इनटेक। DRI को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल UL, एडिक्वेट इनटेक AI। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ है जिसमें इस तरफ है नंबर ऑफ पीपल और इस तरफ है कैल्शियम रिक्वायरमेंट mg में। ये जो एक बॉक्स है, ये हर एक बॉक्स कुछ हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये उनका डेटा यहाँ शो किया गया है। अब यहाँ जो लोग हैं उन्हें ऑलमोस्ट 400 mg कैल्शियम पर डे की नीड है, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें ऑलमोस्ट 1200 mg कैल्शियम पर डे की नीड है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत थोड़ा कैल्शियम चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डेली बहुत ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। जब इसका एवरेज निकाला जाता है तो ये पॉइंट आता है। यहाँ पर कैल्शियम है 800 mg। इस पॉइंट पर यानी 800 mg कैल्शियम का मीनिंग है कि ये 50% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है। इट मीन्स अगर इस डेटा के बेस पर यह कहा जाए कि 800 mg कैल्शियम डेली लेना चाहिए, तो इससे 50% पॉपुलेशन का कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR। अब आप सोच रहे होंगे कि EAR से 50% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बाकी के 50% पॉपुलेशन का क्या होगा? उनकी नीड 800 mg कैल्शियम से पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए EAR को 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे ले जाते हैं और यहाँ ये बन जाता है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। RDA से हमें कैल्शियम की वो क्वांटिटी मिलती है जो 97 से 98% पॉपुलेशन की कैल्शियम नीड को पूरा करती है। ये है 1000 mg कैल्शियम। अगर 1000 mg कैल्शियम रिकमेंड किया जाए तो ये पूरी पॉपुलेशन के 97 से 98% को कवर करता है। अब आप सोच रहे हैं कि इसे और आगे क्यों नहीं ले जाया गया जहां 100% पॉपुलेशन को कवर किया जा सके। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात ये कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन RDA पर वो भी 2 से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई न्यूट्रिएंट लिया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट दिया गया है, इसका नाम है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, जिसे शॉर्ट में UL कहा जाता है। इस पॉइंट का मीनिंग है कि इस न्यूट्रिएंट की यानी कैल्शियम की अगर इससे ज़्यादा मात्रा आप लेते हो तो आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी और साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये अपर लिमिट का जो पॉइंट है ये एक वार्निंग पॉइंट है। आपको इससे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम यूज़ नहीं करना है, या किसी भी न्यूट्रिएंट का जो UL है अपर लिमिट, उससे ज़्यादा आपको वो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है। इस ग्राफ से आप तीनों कैटेगरीज को समझ गए होंगे। ये कैल्शियम का सही ग्राफ है। इसके अकॉर्डिंग आपको 1000 mg कैल्शियम डेली लेना चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में 2500 mg से ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। EAR वो पॉइंट है जो 50% पॉपुलेशन की नीड को कवर करता है। RDA वो पॉइंट है जो 97 से 98% पॉपुलेशन की नीड को कवर करता है। और UL वो पॉइंट है जिससे ज़्यादा क्वांटिटी लेने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं 4th कैटेगरी की, जिसका नाम है एडिक्वेट इनटेक AI। जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे ना होने की वजह से हम EAR कैलकुलेट नहीं कर सकते तो RDA की जगह AI निकाला जाता है। AI का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास सभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए हम आपको एक्यूरेट RDA वैल्यूज़ नहीं बता सकते, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेस पर हम आपको AI बता सकते हैं जो लगभग RDA के आसपास है।
अगर आप इस वैल्यू के हिसाब से न्यूट्रिएंट लेते हो तो भी आपको उस न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं लाइफ स्टेज ग्रुप्स के बारे में। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट एज, जेंडर और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, इसलिए DRI के पूरे प्रोसेस को 6 लाइफ स्टेज ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इन्फेंट्स, जिसमें 6 महीने और 6 से 12 महीने के बच्चे का DRI कवर करते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रन, जिसमें 1 से 3 साल और 4 से 8 साल के बच्चों को कवर करते हैं। थर्ड में है मेल्स, जिसमें 9 से 13, 14 से 18, 19 से 30, 31 से 50, 51 से 70 और 70 से ऊपर की एज के मेल्स को कवर किया जाता है। फोर्थ में सेम एज ग्रुप्स फीमेल के लिए कवर किया जाता है। और फिफ्थ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ जाती है, इसलिए इसको भी DRI में अलग से कवर किया जाता है। सिक्स्थ है लैक्टेशन। लैक्टेशन वो टाइम है जब एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है। इस टाइम में भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए इसको भी DRI में अलग से कवर किया जाता है। अगर आप लाइफ स्टेज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कैल्शियम का RDA देखना चाहते हो तो ये इस तरह से होगा। इसमें आप देख सकते हो कि एज, जेंडर और कंडीशन के बेस पर कैल्शियम का RDA अलग अलग है। अब बात करते हैं RDI के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि RDI की फुल फॉर्म है रेफरेंस डेली इनटेक, और ये FDA द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये फूड प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशन लेवल पर परसेंट डेली वैल्यू बताने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको सप्लीमेंट्स पे या फूड प्रोडक्ट्स पे इस तरह के लेवल देखने को मिलेंगे कि इतना विटामिन A है, इतना विटामिन B है, एट्सेट्रा। अब देखते हैं कि इससे परसेंट DV कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम विटामिन A का परसेंट DV कैलकुलेट करते हैं। लेवल के हिसाब से इसमें विटामिन A है 900 माइक्रोग्राम्स। RDI के हिसाब से हमें 900 माइक्रोग्राम्स विटामिन A लेना चाहिए। तो हम न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को RDI की वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 100%। इसका मीनिंग है हमें 900 mcg विटामिन A लेना चाहिए, और ये इस प्रोडक्ट की एक सर्विंग से 100% पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हम विटामिन C का परसेंट DV कैलकुलेट करते हैं। इस प्रोडक्ट में है 30 mg विटामिन C, और RDI के अकॉर्डिंग हमें 60 mg विटामिन C लेना चाहिए। तो इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने से आता है 50%। इस प्रोडक्ट की एक सर्विंग से हमारी विटामिन C की डेली रिक्वायरमेंट 50% तक पूरी हो जाएगी। इसी तरह से हम विटामिन D का परसेंट DV भी चेक करते हैं, ये होगा 80%।